साबित कर दूंगा कि फातेह ईरान का बेटा हूँ। ईरान के फातेह सरदार के बेटे, अगर जरा बराबर भी कोई इज्जत तेरे लिए बची है तो वो तेरे बाप की तरफ से मीरास है। बाप की फुतूहात पर नाज करना हुनर नहीं है। मैं देख रहा हूँ किस तरह तुम मिट्टी में लौट रहे हो। बेहुनर मद्दे मुकाबिल को तलब करना इतने शोर और महशर का मोहताज नहीं। रुक जाओ चचा की जान। तुम कहां और सफेद महल कहां पे सरे साथ? अमर खैर के लिए आया था मैं। आपके महल के रस्सी तोड़ाने वाले कुत्ते ने मुझे पंजे दिखाना शुरू कर दिए। कौन सा अमर खैर नामर्द? हाथ मांगने आया था मैं जारिया का। जो खुद गधा होता है वो दूसरों को भी अपनी तरह गधा समझता है। हाथ मांगे जाने के भी कुछ रस्म मरासिम होते हैं। तुम घर वालों की इजाजत के बगैर, दक्कुल बाप के बगैर, और वो भी उस रात में जब सफेद महल रसूल खुदा के बेटे का मेजबान है, इस हुकूमती महल में आए हो ताकि लड़की का हाथ मांगो। तो कहां गलती की है मैंने? इजाजत के बगैर इसलिए आया हूं क्योंकि जानता था कि मुझे खुशामदीद नहीं कहा जाएगा। दरवाजा नहीं खटखटाया क्योंकि मुझे पता था कि दरवाजा मुझ पे नहीं खोला जाएगा। आज की रात ये महल रसूल खुदा के बेटे का मेजबान है, तो मैं भी तो रसूल खुदा की सुन्नत हसना पर अमल करने के लिए आया हूं। कहीं न कहीं गलत बयानी से काम ले रहे हो उमर। हमने हुक्म दे रखा था कि जो कोई भी बगैर इज़्न दुखूल दाखिल हो जाए उसका खून बहा दिया जाए। तुम कैसे इस महल में घुस आए और अब तक जिंदा हो? खूब, ये तो मेरा इकबाल बुलंद था कि मैं अब तक जिंदा हूं, और ये देखिए मेरा खून भी बहा है। तुम्हारा इकबाल बुलंद नहीं था, एहतमाल इस बात का है कि हमारे महल की दीवारें मजबूत नहीं थी। शायद हमारे दरवाजे का मुहाफिज किसी दिरहम और दीनार की थैली से कमजोर पड़ गया हो। जल्द पता चल जाएगा कि रिश्ता मांगने के बहाने के पीछे कौन सी गलत नीयत छुपी हुई थी। डाल दो इसे कैद खाने में। आया हूं ताकि हम कुछ गपशप कर लें। मैंने अपनी तमाम बातें आपके मोहब्बतों के समंदर में कर ली है। मैं मानता हूं, मैंने खुद पर थोड़ा काबू नहीं रखा। थोड़ा सा काबू नहीं रखा था? तुम्हारे इंसाफ का शुक्रिया। तुमने तो बुरे भले जुमले कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और वो भी मेरी जारिया के सामने। हाय तुम गूंगे हो जाओ मुख्तार। आशिक को माशूक के सामने हकीर करना मौत से बदतर सजा है। अब जब तुम रो रहे हो इसका मतलब है कि अभी कुछ गैरत बाकी है तुम में।
اس کا مطلب ہے ہم دو مردوں کی طرح گفتگو کر سکتے ہیں. اچھی طرح کان کھول کر سن لو عمر. میں آج رات تمہارے تمام تر ان قتل و غارت کے جرم جو تم نے آج تک کیے ہیں تمہاری موت کا سامان کر دوں اور تمہارا ملک الموت بن جاؤں. اور یہ بھی کر سکتا ہوں کہ حاکم مدائن کے پاس جاؤں اور اسے کہوں کہ تم نے اس کال کوٹری میں اپنے سیاہ اور پلید چہرے کے آئینے میں اپنے اعمال کو دیکھا ہے اور استغفار کر لیا ہے اور اپنے چھوٹے بڑے گناہ کا اقرار کر کے ایک آسمانی معرفت کی طرف بڑھ گئے ہو، وغیرہ 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 وغیرہ. اب مرضی تمہاری ہے، کیا کروں؟ صبر کرنے والوں جیسا چہرہ بنا کر مت دکھاؤ مختار. مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کس نیت سے سفید محل آئے ہو اور کیسے آئے؟ میرے ہاتھ پاؤں کھولو تاکہ آرام سے بات کر سکیں. تمہارے ہاتھوں پیروں میں زنجیر ڈالی گئی ہے، زبان میں نہیں. اگر میں بات ہی نہ کروں تو؟ منصور نالبند کے بیٹے کو تمہارے ساتھ یہاں تنہا قید کر دوں گا اور گورکن سے کہہ دوں گا کہ یہاں ایک حسین سی قبر بنا دے. کیسا رہے گا؟ یہ منصور نالبند کون ہے؟ ملزم ہمیشہ بھول جایا کرتے ہیں. آخر تم نے اتنے بے شمار ظلم کیے ہیں کہ تمہیں واقعاً یاد نہیں آنا چاہیے. منصور نالبند کا بیٹا اس اغوا شدہ منصور نالبند کی بیٹی کا بھائی ہے جس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی. اس کا ہاتھ تجھ تک نہیں پہنچ سکا تو تمہارے گندم کے انبار کو آگ لگا دی. وہ اس وقت زمینوں کو آگ لگانے کے جرم میں زندان میں پڑا ہوا ہے، مگر اس کے دل کا داغ ابھی تک بالکل تازہ کا تازہ ہے اور خدا خدا کرتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے اسے عمر سعد کی زیارت ہو جائے. میرا خیال ہے تم سمجھ گئے ہو. منصور نالبند کا بیٹا تمہیں مار ڈالے گا اور بڑے فخر اور غرور کے ساتھ تمہارے قتل کو اپنے سر پر لے لے گا، اور پسر سعد ابی وقاص سردار فاتح ایران کا بیٹا ایک ناموس کے الزام میں دار فانی کو ودا کر دے گا. اور فاتحہ. بولو، کیا رائے ہے تمہاری؟ کیا چالاک انسان ہو. بہت خوب، تم جیت گئے. معاویہ حق رکھتا ہے کہ تم سے اور تمہارے چچا سے ڈرے. تمہاری علی کے بیٹے سے حمایت اس کا کام دشوار کر رہی ہے. یقیناً اس نے تمہیں بھیجا ہے تاکہ تم اس کے دشوار کام کو آسان کرو. یہ ایک احمقانہ تہمت ہے. میرے کچھ ارادے تھے مگر میں معاویہ کا بھیجا ہوا نہیں تھا. نہیں، بظاہر تمہیں پیار کی زبان سمجھ میں نہیں آتی. تمہارا اقرار کرنا میرے چچا کے لیے تو فائدہ مند ہو سکتا ہے جو ایک پرانے سیاست دان ہیں، مگر میرے لیے صرف وقت ضائع کرنے کی بات ہے. بہت مناسب موقع ہے میرے لیے تاکہ ہمیشہ کے لیے تمہاری مزاحمت کاریوں سے جان چھوٹ جائے. میں معاویہ کا بھیجا ہوا تھا. سفید محل میں آیا تھا تاکہ علی کے بیٹے کو قتل کر دوں. اب صحیح ہے؟ تمہیں یہی چاہیے تھا نا؟ یہ ایک مضحکہ خیز اقرار ہے کہ تم اکیلے محل میں آئے ہو تاکہ علی کے بیٹے کو، جو کہ ایک فوج کے حصار اور حفاظت میں ہے، قتل کر دو. کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہوگا. خدا کی لعنت ہو شیطان پر. شیطان پر کیوں؟ تم پر جس نے بیچارے شیطان کے بھی ہاتھ باندھ دیے ہیں. مختار، میں معاویہ کی طرف سے محل نہیں بھیجا گیا. اگر یقین نہیں آتا تو جاؤ منصور نالبند کے بیٹے سے جو بات کرنی ہے کرو. میں سفید محل میں آیا تاکہ سفید محل کے قلب یعنی تمہیں، یعنی سرپھر مختار کو راضی کروں جو عراق کی بادشاہی کا خواب لیے ہوئے ہے. اسے سمجھاؤں کہ اپنا ہاتھ علی کے بیٹے کے پھٹے ہوئے دامن سے ہٹا لے اور یہ فرصت ہاتھ سے نہ جانے دے. معاویہ نے اپنی بیٹی کا علی کے بیٹے کے بدلے میں وعدہ کیا ہے مختار. معاویہ کا داماد بننا یعنی عراق کی بادشاہی. مگر تم نے ان سب ہنسی مذاق اور فضولیات سے ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا. اس رشتے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ بہت سی چیزیں. سب سے چھوٹی چیز جاریہ ہے.
अभी भी देर नहीं हुई मुख्तार। खुदा की कसम, तुम्हारी और तुम्हारे चाचा जान की लड़ाई बेफायदा है। मुआविया मदाइन पर हमला करने वाला है और कोई भी उसका रास्ता रोकने वाला नहीं। इराकियों ने मैदान खाली कर दिया है। मैं तो जानता हूं कि बचपन से ही तुम्हारे मीठे ख्वाबों में से एक इराक की बादशाहत थी। कब तक अपने आप को जमीन, भेड़ों और खेती बाड़ी से जोड़ कर रखना चाहते हो? तुम 40 साल के हो गए हो। अगर आज जल्दी नहीं करोगे तो कल देर हो जाएगी। इससे पहले कि कोई और पहल करे, हम हसन को मुआविया के हवाले कर दें। हम तो उसे कत्ल नहीं कर रहे, मुआविया भी उसे नहीं मारेगा। मुझे यकीन है कि मुआविया चाहे अवाम को फरेब देने के लिए ही सही, अगर अपने हाथों को रसूल अल्लाह के बेटे के खून से नहीं रखेगा, और मैं चाहूं तो मुआविया से हसन के लिए अमाननामा ले सकता हूं। इसी वजह से बचपन से अब तक तुमसे नफरत करता हूं। तुम हमेशा खुद को अक्ल कुल और मुझे अहमक समझते थे। तुम्हें लगता है ये सब बातें मुझे पता नहीं होंगी? हिम्मत है तो मेरे हाथों को खोलो, फिर तुम्हें दिखाता हूं कि तुम सिर्फ हवा के गुब्बारे हो। कैसी काली रात है, हर तरफ से चीखों पुकार की आवाजें सुन रही हूँ। मुझे डर है नारिया, कहीं उमर सजा को बर्दाश्त ना कर पाए और सारे राज खोल दे। किस फितने का इरादा था तुम्हारा फितनागर? उमर कौन से राज खोल देगा? हाँ, हाय खुदाया, उसे पता चल जाए कि हमने कौन सी साजिश की है तो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो हाल करेगा कि हमने सोचा भी ना हो। कौन सी साजिश जारिया? क्यों इतनी खौफजदा हो? तुम तो इस तरह बात कर रही हो कि मुझे भी डर लग रहा है। कुछ तो बताओ, ऐसा कौन सा राज है जो तुम्हारे और उमर के दरमियान और मैं बेखबर हूँ? हरगिज़ नहीं। कौन सा राज नारिया? जो कुछ था तुम जानती हो। इतनी परेशान क्यों हो? तुमने नहीं देखा कि उमर पे तोहमत लगाई गई है कि वो माविया का भेजा हुआ है और यहाँ जासूसी के लिए आया है। कबूल किया है तो फिर हमें ऐसे क्या? किसने उसे सफेद महल आने के लिए मदद की? नारिया ने, मेरी प्यारी भाभी ने, मुख्तार की नाज़नी बीवी ने। तुमने अपने गुलामों के लिबास में उसे महल के अंदर आने में मदद की है। मेरे दामन को गंदा मत करो आस्तीन की साहब। मुझे ये अंदाजा तक नहीं था कि उमर जासूसी के लिए आ रहा है। मैंने सोचा कि तुम्हारी तलब में आ रहा है। खुदा मेरे ताले को जला दे। मैं सवाब कमाना चाहती थी, खुद कबाब हो गई। अब कौन सी खाक उड़ाऊं सर पे? वाकई ये तो हारून है, नालबंद का बेटा। बहुत खूब जनाब हारून इब्न मंसूर, आप पेसर साद को मारना चाहते थे ना? जनाब वाला, आधी रात को मुझे जगाकर तरह तरह के सवालात पूछ रहे हैं। हमने सुना था कि मदाइन का हाकिम ऐसा आदिल हुक्मरान है कि जो सलमान फारसी की तरह हुकूमत करता है। उसके लिए भेड़ और गाय दोनों बराबर हैं। किसी मजलूम का हक पामाल नहीं होता। बिला मुबालगा बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। तो फिर क्यों रात के इस पहर मुझ पर जफा कर रहे हो? अगर मेरा जवाब दे दो तो इस बेवक्त की मुज़ाहमत का सबब जान जाओगे। मैं उमर साद को मानना नहीं चाहता था। मैं तो सिर्फ उसकी इज्जत लूटना चाहता था। मेरी उम्र का एक दिन भी बाकी रह जाए तो मैं ये काम करूंगा। उसकी औकात 2 कौड़ी की कर दूंगा। उसके बाद मेरी सजा में अदालत जो भी हुक्म कर दे परवाह नहीं। मुझे कोई खौफ नहीं कि फिर मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए या मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। शायद कल रात तुम्हारा अरमान पूरा हो जाए। कसम से। शायद दरवाजे के पीछे खड़े हो जाऊं, मैं बुलाऊंगा तो आ जाना। मुख्तार, दरवाजे की कुंडी लगा दो। क्या फरमाया आपने? दरवाजे की कुंडी लगा दो चालाक आदमी। मुमकिन है मेरी आवाज पहचान कर बिगड़ जाए। तुमने देखा नहीं मुझे कैसे मशकूक नजरों से देख रहा था। मुख्तार, मुख्तार मेरी जान, तुम होश और अक्लमंदी में सबसे अफजल हो। आलिम और जिन्नो इनसे बढ़तर हो। मुझे क्या इकरार करना होगा?
कैसे और किसकी मदद से महल में दाखिल हुए? सलीमा पूरा को जानते हो? वही अदाओं से दिल लुभाने वाली हमारे बचपन, जवानी और सरे बलूग के दौर की। इस महल में दाखिल होना उसके पास जाने से ज्यादा आसान तर है। तुम्हारे कुछ कसम खाए हुए साथी हैं जो इस महल में हैं। मैं उन सबके नाम सुनना चाहता हूं। क्या ये मुमकिन है कि वो अपने इश्क से बेवफाई करे? अगर तुम्हें बेच दे मतलब उसने मुझे बेच दिया है। जिस मुख्तार को मैं जानती हूँ वो पत्थर का भी मुंह खुलवा देता है। काश हमने उस बदकदम ईरान की तौहीन ना की होती। काश हमने उससे मेहरबानी की होती। कयान से बदसलूकी ने मुख्तार को आशफ्ता कर दिया। मुख्तार गुस्से में नहीं आता तो उमर से भी मामला खराब नहीं होता। बात घुमा दो। कह दो कि गुलाम के लिबास को चुरा लिया है। कह दो कि गुलाम को खरीद लिया है। मैं कैसे बात को घुमा दूं अगर उमर इकरार कर ले? कह दो उमर बकवास कर रहा है। कहो कि उमर ने अपने इश्क को मुख्तार का असीर पाया तो उसने चाहा होगा कि किसी साजिश के तहत मुख्तार के इश्क को फंसा दे। मुख्तार तुम्हारा आशिक है, वो यकीन भी कर लेगा। अगर हमने उसके गुरूर को जख्मी किया होगा तो वो अपने इश्क का सर कलम कर देगा। तुम्हारे इश्क का खमियाजा भी मुझे भुगतना पड़ेगा। खुदाया मेरी मदद कर। एक चमड़े के मुरक्कब चटाई और चंद सौ जानवर के खाले लाओ ताकि मेरे साथ देने वालों का नाम लिख सकूं। सफेद महल के तमाम खुद्दाम सिवाय तुम और तुम्हारे चाचा जान के और तुम्हारे हकीर साथियों और सरदारों का कुछ ग्रोह जो अली के बेटे के मुहाफिज है। अलबत्ता मैं खुद अपनी महारत से महल में आया हूं। एक जनाना लिबास और कुछ चलने के मखसूस जनाना नाजो अंदाज के साथ। अली की हुकूमत में शरन जायज नहीं है कि मर्द औरतों की तफ्तीश करें, तो मैं भी उसी दरवाजे से घुस आया। यहां तक के दरबार ने भी अदब से सर झुका लिया। क्या कायल हो गए या मजीद दलील और सबूत चाहिए? ऐसी घटिया मकारी सिर्फ तो जैसे बेगैरत और नामर्द शख्स से मुमकिन है। तेरा मर्दों वाला नाम असल मर्दों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। बहुत खूब बिन्ते साद, तुम्हारे जिस्म और लिबास में सुर्खाब के पर नजर नहीं आ रहे। रक्कासाओं की तरह ठुमके लगाकर अपनी उसी सलीमा पूरा की तरह एक इशरत कदा खोल कर नाचोगी तो बहुत अमीर हो जाओगी। ये काम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुनासिब है बनिस्बत ये कि बनी उमैया के आस्थाने पर भौंको। बकौल तुम्हारे, ये भी वो रस्सी है जो मेरे इश्क ने मेरे गर्दन में डाल दी है। मुझे कबूल है, ये गम अंगेज है। मैदान के शहर से मोहब्बत करना सुराख का चूहा बना देता है मुख्तार। मैंने जो कुछ किया जारिया की खातिर किया है। उम्मीद है मर्दानगी दिखाओगे और मेरे इस राज को जारिया पे फाश नहीं करोगे। जारिया मेरे लिए मर चुकी है। जारिया तुम्हारे लिए मर गई है, मगर अपने आप में वो एक आजाद परिंदा है जिसने मुख्तार की कैद की सलाखत तोड़कर परवाज कर ली है। कुछ भी हो सकता है, शायद मैं उसे अपने इश्क के तीर से शिकार कर लूं। ऐसे खाम ख्याली में रहो। अब तुम्हारी कौन सी पहेली हल नहीं हुई? तुम्हें जो कुछ चाहिए था वो तुमने सुन लिया है। तुम्हारी बातें मेरे चाचा के काम आएंगी ताकि वो इसके बाद और अच्छे शिकारी बन जाएं और उसके दुश्मन फिर कभी शरीयत के दरवाजे से उन पर हमला न कर सकें। मगर हम दोनों के आपस के हिसाब किताब अभी बाकी हैं। हम दोनों में कैसा हिसाब है? हम दोनों के बाप तो ईरान के दफादे सरदार थे। कसम बखुदा उनकी रूहें कब्र में लरस जाएंगी कि जब वो देखेंगे कि हम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये कौन सी अंधी दुश्मनी है मुख्तार? तुम्हारी अली के बेटे से हिमायत किसी चीज को नहीं बदलेगी। हसन उसी अदालत का बेटा है जो कहती है कि सरदारों को अवाम की दस्तरस में होना चाहिए। वो अदालत जो लोगों पर तकिया करती है। लोगों पर एतमाद का नतीजा यही होता है कि जिसके खलीफे को हम देख रहे हैं उसी के खेमे पर टूट पड़ते हैं, उसे लूट कर भाग जाते हैं, उसकी तकरीर को खराब कर देते हैं और बाद में उसकी जान ले लेते हैं। तुम क्या सोचते हो मैंने उस ग्रोह से क्यों अपने ताल्लुकात खत्म कर दिए? बनी उमैया और बनी हाशिम तो एक कौम और कबीले से हैं और तुम और तुम्हारे चाचा जान दोनों अलग ग्रोह से हो। मुझे यकीन है कि कल जब हसन बिस्तर बीमारी से उठेगा तो तुम्हारे जालिमाना तरीके पर तुम्हारा मुआखजा करेगा। क्यों फजूल में जोर लगा रहे हो मुख्तार?
मुझे तो पता है कि तुम अपने दिल में मेरे साथ मेरे हम अकीदा हो। अपने बीमार दिल की नियतों को मुझसे निस्बत मत दो। मैं तुम्हारी जात को खूब पहचानता हूँ। किताब खाना और जंग की मशक भूल गए? हमेशा हमारा उस्ताद समझाया करता था कि बच्चों, जब भी मुख्तार सरदार बनना चाहे तो मानना, वो हुक्म के लिए खल्क नहीं हुआ है। तुम हमेशा मुझसे लड़ते रहते थे, मुझसे नफरत करते थे। एक बार तुमने मेरे दांत तोड़ दिए थे, एक बार मेरे पांव का गोश्त जगह से हिला दिया था, एक बार तो मेरी गर्दन तोड़ने वाले थे तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखों में ऊंची परवाज और जाह तलबी देखी है मैंने। तुम्हारा गुरूर और चाह तलबी क्या मुझसे कम है? हम दोनों अपनी आरज़ुओं और ख्वाबों की तमन्ना दिल में लिए रह जाएंगे। इसीलिए तो मैं तुमसे नफरत करता हूँ। कहां जा रहे हो चचाजाद भाई? कम से कम मेरे हाथों को तो खोल दो। हर दिमाग मुख्तार, अबू बैद सखफी के बेटे, फातिहा। उसने दरवाजे को लात नहीं मारी। तुमने देखा नारिया, उमर के मुंह में ऐसा कुफ्र लगा हुआ है जिसकी चाबी जारिया की निगाहों का जादू है। मुख्तार, हाँ, खाना नहीं खाओगे? रात को तुम लोगों के हाथ का पका हुआ काफी हद तक खाया। क्या तुम जारिया से नाराज हो? जारिया आज रात से एक अजनबी है इस घर में। रात की आन के साथ उसका बर्ताव मेरे साथ रिश्तेदारी से इनकार है। जारिया भी एक बच्ची है मुख्तार। नारिया, अब मैं हरगिज़ उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता, यहां तक कि तुम्हारे मुंह से भी नहीं। ज़रबी कहाँ है? मुर्गियों के पिंजरे के पास है, सो गया होगा अब उसे तक। जगा दो, मैं थका हुआ हूं, कुछ मालिश करवाना चाहता हूं। मैंने मन्नत मानी है कि अगर आज की रात बखैर खूबी गुजर जाए तो एक दुम्बा कुर्बान करूंगी। बकवास। बड़ी उछल रही हो परकटी मुर्गी। तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो गई थी? तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा नहीं हुआ। मुख्तार ने तुम्हें खामोश ज़बान के साथ भी तुम्हें तुम्हारा मकसद दिलाया। आज रात से तुम अपनी उम्र जान के ख्यालात सजा सकती हो। उमर को आजाद कर देगा? शायद। मुख्तार उस वक्त थका हुआ होता है जो वो किसी मैदान से हारा हुआ आता है। गलती नहीं करी तो बाजी उमर जीत चुका है। तुम शेर और चीते के शिकारी हो। इस मुट्ठी भर गिद्धों की जमात की मिसाल ऐसी है कि जब तक किसी गधे की आवाज ना आए ये लोग शोर करते रहते हैं। खुदा की खुदाई की कसम, ऐसे ही कुछ गीदड़ों की आवाज ने शब की तारीकी में इमाम मुश्तबा अली शेर खुदा के फर्जंद को जमीन बोस कर दिया। तुम भी जाओगे तो जख्मी हो जाओगे। तुम्हारे जिस्म पर जख्म न लगा सके तो दिल पर जख्म लगा देंगे ये लोग। रात को जब तुम्हारी और उमर की लड़ाई हुई तो मैं बानो के हुक्म पर चचा को बुलाने गया तो वहां मैंने जनाब कंबर को देखा। जानते हो किस गमगीन दिल के साथ इमाम मुश्तबा से बातें कर रहे थे और रो रहे थे। मेरा दिल चाहा कि उनके पास बैठ जाओ और जी भर के रो। कंबर? कौन सा कंबर? कंबर गुलाम अली। कंबर मैदान में क्या कर रहे हैं? बानो के साथ आए हैं। ज्यादा? जी, इमाम हसन की जोजा। ज्यादा दुख्तरे अशद इब्ने कैस कंदी? जी, वो आई हैं। इमाम हसन मुश्तबा की जियारत करने आई हैं। मानता हूं भालू का एक बाल तोड़ना भी गनीमत है,
یعنی ہم بھالو ہیں حضرت والی؟ ضرب المثل میں کوئی مناقشہ نہیں ہوتا سلطان سخاوت. ایک گاڑی گندم کا ڈھیر اور ایک گاڑی جو کا ڈھیر آپ جیسے دریا دل انسان کے لیے ایک بال کے برابر ہے. آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس بال برابر مال کو اگلے سال کے زکوٰۃ کے غلے سے معاف کروا لیں؟ آپ لوگوں کے حکومتی واجبات میں لکھ دوں گا. شرعی واجبات کو پہلے تو نہیں دیا جاتا مرد مومن. اب تک جاگ رہے ہیں چچا جان؟ ہم ان حضرات کو مکھن لگا رہے تھے کہ کچھ تھوڑا بہت کھانا سابات کے لشکریوں کے لیے بھجوا سکیں. تم نے کیا کیا میری جان؟ پسر سعد نے کچھ اعتراف کیا؟ جی، ایک عورت کے لباس میں محل میں داخل ہوا ہے. تعجب ہے، کیسے نیچ جانور ہیں. اب ہمیں کچھ عورتیں بھی دروازوں پر کھڑی کرنی ہوں گی تاکہ وہ خواتین کی تلاشی لیں. سنا ہے امام کی زوجہ آئی ہوئی ہیں؟ ہاں، بانو زیادہ آئی ہیں. ایک صالحہ اور دل سوز خاتون ہیں. راستے کی دشواریوں کو سہ کر یہاں تک آئی ہیں تاکہ امام کی تیمارداری کر سکیں. کچھ حد تک مجھے سکون حاصل ہوا ہے. مولا کے گھر والوں میں سے بھی کسی کو یہاں ہونا چاہیے تھا. کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ کب؟ اسی وقت. رات کے اس پیر کیا ضرورت ہے مختار؟ ارشاد ابن قیس بانو چہدہ کا باپ اور عمر سعد دونوں کی بہت پرانی دوستی ہے اور دونوں معاویہ کے باوثوق افراد میں سے ہیں. ممکن ہے کہ بانو چہدہ کے سفید محل آنے میں اور عمر سعد کے آنے میں کوئی ملا جلا تعلق ہو. استغفار کرو مختار، حد سے زیادہ بری نظر رکھنا جائز نہیں ہے. جادہ امام کی زوجہ ہیں، ان کا اور ان کے والد کا راستہ جدا ہے. چچا جان، میرے پاس بھی ان صالح اور دلسوز عورتوں میں سے ایک موجود ہے. دختر سمرہ ابن جندب. بعض اوقات اس کی جاہلانہ حرکتیں مجھے حیران کر دیتی ہیں. ہمیں اس قسم کی عورتوں کی دوستی پر خاص طور پر محتاط رہنا ہوگا. رات کے اس پہر میں ملاقات کا کیا بہانہ نکالوں؟ جب وہ آئی تھیں تو کافی تھکی ہوئی تھیں. شاید اس وقت وہ سو گئی ہوں. بھینک بھی پڑ گئی کہ ان پر شک کر رہے ہو تو؟ میں بانو چہدہ سے کوئی تہمت آمیز سوالات نہیں کروں گا. ہمیں اس طرح بات کرنی ہوگی کہ بانو چہدہ ہمیں اپنا محرم اسرار سمجھیں اور ہمدرد مانیں. وہ درد دل بتائیں گی، میں چھپے ہوئے راز کو سمجھ لوں گا. کم از کم صبح کی نماز تک صبر کرو. بہت خوب، کوئی اور چارہ نہیں. میں انتظار کرتا ہوں.